सवाल इंडिया का यह है कि पेट्रोल और सोना पर सरकार की अपील आर्थिक इमरजेंसी है या आर्थिक राष्ट्रवाद है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने कुछ बातें कही। इस बहस को समझने के लिए आपको सबसे पहले पीएम की बात ध्यान से सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल बचाने के लिए मेट्रो का सफर करना चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उन्होंने कहा कि कारपूल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि एक ही जगह पर जाने के लिए अलग अलग गाड़ियों के बदले लोगों को एक ही कार में जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में शादियों का जो ट्रेंड बढ़ गया है या छुट्टियों में विदेश जाने का जो कल्चर बढ़ रहा है उसको टालना चाहिए। इसके लिए पीएम ने खास तौर पर एक वाक्य का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि संकट काल में देशभक्ति ललकार रही। प्रधानमंत्री की तीसरी अपील बेहद खास थी। पीएम ने देशवासियों से कहा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो तो सोने के गहने मत खरीदिए। उन्होंने फिर से कहा कि हमारी देशभक्ति चुनौती दे रही है और हमें विदेशी मुद्रा को बचाना है। लेकिन पीएम की इस अपील पर विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि उन्हें जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या न खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। इसी तरह अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम से सवाल पूछे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, क्या ये आर्थिक आपातकाल की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और ये सब कुछ कब हुआ है? जब प्रधानमंत्री ने अपील करी है कि युद्ध एक देश में, दुनिया में चल रहा है और इसीलिए पेट्रोल डीजल बचाइए, सोना मत खरीदिए। ये सब कुछ प्रधानमंत्री की अपील के बाद। इस पर राजनीतिक पलटवार ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल की ओर से युद्ध खत्म करने पर कोई निर्णायक पहल सामने नहीं आ रही। ऐसे में मोटे तौर पर आज की बहस के दो पक्ष। एक पक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अपील एक जिम्मेदार राष्ट्र प्रमुख का विजन है जो किसी बड़े और संभावित आर्थिक संकट से देश को बचाना चाह रही है और पहले से ही लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष इसे मजबूर अर्थव्यवस्था बता रही है, मजबूर अर्थव्यवस्था, जहां सरकार की नीतियां फेल हो चुकी हैं। दोनों पक्ष बहस के लिए तैयार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था और अब विपक्ष क्या कह रहा है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। And the reason, brothers and sisters, is because he is controlled by the United States. देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। चालीस साल की अगर सबसे बड़ी बेरोजगारी, 40 साल से आसपास सबसे बड़ी महंगाई है, तो उसका इराक, ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध से क्या मतलब? आज चुनाव के बीतने का इंतजार कर रहे थे, बल्कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने।
पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी, आप बताएं। चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी। देश से आह्वान किया गया था, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था। और आज सवाल इंडिया का यह है कि पीएम मोदी की अपील देशभक्ति है या मजबूरी, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है। चुनाव के बाद क्यों याद आया है आर्थिक राष्ट्रवाद? ये सारे सवाल विपक्ष के सवालों के साथ जुड़े हुए हैं। युद्ध के बीच सरकार ने पैनिक बटन दबा दिया है क्या? सवाल इंडिया का यह भी कि संकट में जनता से अपील पीएम की नाकामी कैसे है? और मिडिल क्लास खर्च नहीं करेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि सारे खर्चों पर ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है। अब मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि प्रधानमंत्री ने इस बयान को दिया तो उसके पीछे मंशा क्या थी, सोच क्या थी, और क्या उस सोच पर सवाल उठाना सही? विजय शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मिताली निकोरे हैं, अर्थशास्त्री हैं। और सोना न खरीदें तो फिर कैसे हम देश की मदद करेंगे, जरा उनसे समझेंगे। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आप उन्हें देख रहे हैं स्क्रीन पर। राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी को भी आप देख रहे हैं। आज महाराष्ट्र ने हिमाचली टोपी लगाकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं शुरुआत कर लेती हूँ। सबसे पहले एक बात बताइए विजय जी, प्रधानमंत्री ने एक अपील की है। मैं आपसे शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री की एक अपील आई कल, और कल रात से अब तक विपक्ष ने लगातार इस पर हमले किए हैं कि युद्ध खत्म, युद्ध के समय ऐसी अपील क्यों की जा रही है? क्या किसी तरह का कोई आर्थिक संकट है? क्या लोगों को अब बताया जाएगा वो क्या खरीदें क्या ना खरीदें? देखिए सुचरिता जी, मैं कुछ तथ्य देश के सामने रखना चाहता हूँ। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि देश के सामने कोई इस तरह की चुनौती नहीं है। आप 2014 के आंकड़े उठा के देखें, 310 या 311 बिलियन डॉलर था हमारे पास फॉरेन रिजर्व। हाँ। आज हमारे पास 700 बिलियन डॉलर है। तो देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत है। एक दूसरा मैं आपको बताता हूं कि हमने बहुत बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है, जो भारत सरकार है। भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सोने का जो भंडार है वो मजबूत स्थिति में लाने के लिए किया है। तो इससे पता चलता है कि देश हमारा मजबूत स्थिति में है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है लोगों से, वो क्यों की है और किस लिए जरूरी है? क्योंकि सबको पता है पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध चल रहा है। सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। अगर हम किफायत बरतेंगे तो जिस तरह के त्राहिमाम विश्व में चारों तरफ मचा हुआ है उससे हम बच जाएंगे। काफी हद तक हमारे को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण बचाव हो गया। आज आप देखेंगे गरीब को जो गैस सिलेंडर मिलता है वो आज भी वही उसी रेट के ऊपर मिल रहा है। आज पेट्रोल पंप के ऊपर आप देखेंगे तो उसी रेट के ऊपर आम आदमी को पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। केरोसिन हम अलग से सारे प्रदेश में दे रहे हैं। आप दूसरी तरह से देखेंगे तो इनके राज में क्या था, इनके राज में तो इस तरह का कोई कारण ही नहीं था। उसके बाद में भी किस तरह की बातें करते थे कि 8 बजे हम उसमें बाद में जाएंगे। अभी शासन आपका है और बहुत लंबे समय से आपका शासन है, लेकिन अचानक से अगर प्रधानमंत्री जी ने बात कही है तो सवाल उठता है कि क्या किसी तरह का कोई संकट तो नहीं है? भाई ये सवाल तो पूछे जाएंगे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास पहले आई। मैं जरा एक बार सुचरिता जी, मैंने देश के सामने आंकड़े पेश कर दिए। ठीक है, देश के सामने जब इतना यानी आप ये कह रहे हैं किसी तरह का कोई संकट नहीं है। वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपील की। सुचरिता जी 5 सेकंड दीजिए, दीजिए 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड। देखिए, विश्व में चौथा देश भारत है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। आज हम चौथा देश है, ठीक है, जिसके पास इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व है। ठीक है, अब मैं उसी फॉरेन रिजर्व को बचाकर रखने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं जब वो कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, घर में कोई फंक्शन हो तब भी मत खरीदिए। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ प्रियंका जी, जब इंदिरा गांधी ये कहती थी कि भाई जब एक युद्ध के बाद देश में एक आर्थिक संकट खड़ा हुआ और उन्होंने खुद
खुद के आभूषण दान देकर एक परिपाटी वहां पर स्थापित करने की कोशिश की, तो क्या वो गलत कर रही थी? उन्होंने खुद के आभूषण दान किए थे और लोगों से कहा था आप सोना दान कीजिए। क्या उन्होंने गलत किया था? सुचारिता जी, ये विजय शर्मा क्या समझाना चाहते थे मुझे तो समझ में आया नहीं। आप ही समझा दीजिएगा इसके बाद वो क्या समझाना चाहते हैं। अभी जब चुनाव चल रहे थे बंगाल के, तो अमित शाह जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे ना गैस की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, और ना ही जो है किसी तरीके से जो है किसी चीज की कमी। सब झूठ है और ये प्रवक्ता भी है। प्रियंका जी, आज भी ये मैंने अभी बोला है कि ना पेट्रोल पंप, पर अभी क्या, ना पेट्रोल पंप, अभी अचानक से ना पेट्रोल पंप के ऊपर किस तरह की कतार है, ना लाइन है, ना गैस एजेंसी के ऊपर लाइन है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस, पेट्रोल, डीजल, सारा सब कुछ है। हम विश्व के चौथे देश हैं जिनके पास इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व है, लेकिन हम चाहते हैं 3% नाम की चीज भी कोई होती है। प्रियंका जी, आप थोड़ा होमवर्क करके आइए। विजय जी, अब उनकी बारी है ना, आपने अपनी बात बोली, मैं प्रियंका जी के पास जा रही हूँ, उनको बोलने का, उनको बोलने दीजिए, एक एक करके बात करते हैं। विजय जी, ऐसे नहीं, मैं एक बार प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। प्रियंका जी, मेरा सवाल सुनकर जवाब दीजिएगा। मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे कि इंदिरा गांधी जी ने भी एक अपील की थी, और वो भी उन्होंने देश के लिए एक अपील की थी, अपने आभूषण दान करके अपील की थी। तो जब वो कर सकती है और वो सही था, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं अपील कर सकते एक वैश्विक परिस्थिति को देखकर? अरे भाई, मैं तो ये पूछती हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने कब अपील की थी? कब अपील की थी बता दीजिए जरा। उन्होंने 71 के युद्ध के बाद करी थी अपील। नहीं, जब इजराइल और यूएस का पंगा फंसा था तब अपील की थी क्या? हाँ। मतलब हद है, आप लोगों को किस सिचुएशन से किस सिचुएशन को मिला दे रहे हैं। कुछ अकल वकल है आप लोगों की? नहीं, सब घर पे रख के आते हैं आप लोग। मतलब ये क्या बोलने का तरीका है मैडम? जो है प्रियंका जी, आपको क्या ये, प्रियंका जी एक सेकंड, नो, पहली बात तो अपना लहजा ठीक करिए, ये बात करने का तरीका नहीं है। आपको अगर इसी तरह की भाषा सिखाई जाती है तो आई एम वेरी सॉरी मैम, ये बहुत ही निर्लज और बहुत ही खराब भाषा है। नो मैम, ये भाषा को मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ। अगर आपको ढंग से बात करना आता है तो बात रखिए, नहीं आता है तो मत रखिए। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा अपील, आप इसको ऐसे भी बोल सकती थी कि हमारा युद्ध था, उसके बाद उन्होंने अपील की। बात करने का तरीका पहले मेंट करिए मैम। मैं यहाँ पर क्लास देने के लिए नहीं हूँ, बट आई थिंक यू रियली नीड अ लॉट ऑफ क्लास। यू नीड अ क्लास। और भारत की जनता को नहीं आपको मैम थोड़ा सा शालीनता के 1-2 पाठ पढ़ाने की जरूरत है। पहले उसको पढ़ के आइए, उसके बाद बात होगी आपसे। हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। इस तरह से बात नहीं होती जिस तरह से आप बात रख रही हैं। राजकुमार भाटी जी भी बैठे, आनंद दुबे भी बैठे हैं, विपक्ष के नेता है, कभी इस तहजे में बात नहीं करते हैं जैसे आप बात कर रही हैं। हर्षवर्धन जी, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री ने एक अपील की और एक वैश्विक परिस्थिति ऐसी है जिसमें सीधे तेल के कुओं पर संकट है और तेल के बिना दुनिया नहीं चल रही है आज, ये एक हकीकत है। तो अगर प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं तो तेल बचाने के लिए भाई गाड़ियों को पूल इन करिए, लेकिन लोगों को समस्या है कि सोना क्यों नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि सोना भी मत खरीदो? देखिए सुचरिता जी, ये भारत की सरकारें अलग अलग समय पर ये कोशिश करती रही, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भारत में सोने की खरीद कम हो जाए तो ये अच्छा होगा। ये इसलिए अच्छा होगा क्योंकि भारत में ज्यादातर आयातित सोना आता है। 2013 में वित्त मंत्री चिदम्बरम ने यही किया था, और ये हर सरकार के लिए एक संकट रहा है। इस सरकार ने इसके बावजूद कि ये हमारा इंपोर्ट का संकट है, हमें चूंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो ट्रेड तो वाया डॉलर होगा। भारत ने बहुत सी चीजों में रुपए से करना शुरू किया, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा है और बहुत कम देशों के साथ है। रुपए पर जो प्रेशर है उसकी एक बड़ी वजह हमारा जो सोने का प्रेम है, हमारी जो भारतीय महिलाओं का, भारतीय परंपरा का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है, वो एक वजह है। दूसरा जो तेल और गैस का मसला है, दुनिया के हर देश में ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य का संकट आया, उसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी, हमारे देश में भी बढ़ी। और ये सही है कि चुनाव के समय भारत की सरकार ने उसको मैनेज किया, और आप ये आरोप लगा सकते हैं, विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई बहुत गड़बड़ नहीं है कि कोई भी जो सत्ता में रहता है वो चुनाव के समय में अप्रिय खबर नहीं आने देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कोई सरकार न भी बदलती, यानी मान लें कि बंगाल में ममता जी रहती तो क्या इस संकट को कुछ कर सकती थी? जवाब है नहीं, क्योंकि ये किसी स्टेट इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे भारत की सरकार का लेना। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो क्या है?
भारत की सरकार का मैनेजमेंट ये था, नरेंद्र मोदी की सरकार का मैनेजमेंट ये था कि पिछले 3 महीने से जब से हम इस संकट में हैं, उसमें किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आई। ना हमने पेट्रोल पंप पर कतारें देखी अफवाह के बावजूद, ना हमने एलपीजी का ऐसा संकट देखा अफवाह फैलाने के बावजूद। और तो और कई पार्टियों के नेता तो सड़क पर, विधानसभा के सामने और जगह जगह कंडे लेकर बैठ गए थे, चूल्हे जलाने लगे थे। सवाल यह है कि क्या हम इस गंभीर मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को उसी तरह से बात करेंगे? और इसमें एक चीज मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को, विजय शर्मा जी की जो पार्टी है, उसको स्वयं भी ये तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी के लोग, सरकार के मंत्री और सरकार वो ये करती हुई ना दिखे और जनता से अपील करे। क्योंकि जनता ने तो अपील पर गैस की सब्सिडी छोड़ दी, टिकट की सब्सिडी छोड़ दी, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश की जनता ने बहुत सी ऐसी चीजें की, वो असंभव दिखता था। मुझे याद है कि 10 लाख तक के ऊपर आमदनी वालों को मोंटेक सिंह अहलूवालिया, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था और मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था। वो खबर आई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, चैनलों पर पट्टी चली और उसे वापस लेना पड़ गया कि 10 लाख से ऊपर वालों को सब्सिडी नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सब्सिडी खुद वॉलंटरी छोड़ी। मैं ये कहता हूं कि देश का संकट एक्सटर्नल मैटर्स की वजह से है, एक्सटर्नल कारक है, उसमें बाहरी कारक है, और अगर ये है तो निश्चित तौर पर ये उसको उसी तरह से लिया जाना चाहिए। हाँ, फिर मैं दोहराऊंगा कि सत्ताधारी पार्टी को, सरकार में बैठे लोगों को भी ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इस बात को मैं इस मंच से दोहराऊंगी भी। विजय शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं कि ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं होगा। विजय जी देखिए, जो हर बात हर्षवर्धन जी ने कही है कि ये आम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा सरकार द्वारा। अब मैं एक बार मैं जरा भाटी जी और दुबे जी के पास जाऊं। मैं भाटी जी जरा एक बात आपसे पूछ रही हूं। आपके नेता कह रहे हैं देश के लिए तो संकट सिर्फ एक है, वो है बीजेपी। ऐसा क्यों सर? नहीं, मैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को सुन के बड़ा अचंभित हूँ। उन्हें बड़े गौर से मैं सुन रहा था। कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, कितने विद्वान व्यक्ति हैं, और अपने प्रतिभा का प्रयोग माननीय मोदी जी के हर उल्टे सीधे कदम को सही सिद्ध करने के लिए कितना बढ़िया तरीके से प्रयोग करते हैं। मोदी जी के कहने पे तो लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, मोदी जी के कहने पे सोना खरीदना भी छोड़ देंगे, खाना खाना भी छोड़ देंगे। लेकिन मोदी जी सत्ता में तो ये कह के आए थे कि हम भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे और हम गैस सस्ती देंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए पे आ जाएगा और रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा। तब आप इन बातों पे ताली बजा रहे थे। अब हम इन बातों पे ताली बजाएं कि हमारी गैस की सब्सिडी खत्म हो गई है, हमें गैस जो 500 रुपए किलो में खरीदनी पड़ रही है, लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं, गैस मिल नहीं रही है। अब जो सोने की चिड़िया बनाने चले थे वो हमें सलाह दे रहे हैं कि सोना मत खरीदो। इंदिरा गांधी का आप उदाहरण दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी कहा था। इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश के साथ युद्ध चल रहा था तब कहा था। किसी प्रधानमंत्री ने अगर नागरिकों से संयम की अपील की थी तो संकट के समय की थी, युद्ध के समय की थी। अब इस समय भारत कौन से युद्ध में, कौन सा संकट है? नहीं, अब सुनिए, अब आप सुनिए भाटी जी। भाटी जी एक बात मेरी सुनिए। आपने ये बात बोली, प्रियंका जी भी इसी बात पर नाराज हुई। आखिरी बात सुन लो मेरे, हाँ ठीक है, बात बोलिए। सच्चाई ये है कि इस सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, लोगों की जेब खाली हो गई है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन ये जो एक मोदी जी ने 18 घंटे मेहनत करके तथाकथित बुद्धिजीवी और पत्रकारों को एक वर्ग तैयार किया है कि इन्हें हर बात पे ताली बजानी है, हर बात पे मोदी जिंदाबाद बोलनी है। चाहे मोदी जी हमसे थाली बजवा दें, ताली बजवा दें, मोमबत्ती जलवा दें, दिए जलवा, मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, मोदी जी कुछ भी कहते हैं। सर देखिए, ये तो एक ऐसा समय है, अब एक वर्ग ऐसा भी हो गया है कि जो भी सरकार करे वो गलत ही कर रही है, जो भी सरकार करे उस पर सवाल उठाओ उसको। विपक्ष का तो ये काम तो है सरकार की मैं सिर्फ ये नहीं, विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं है सर। विपक्ष का काम ये भी है कि सरकार कुछ अच्छा करे तो उसमें साथ खड़ा हो, हमेशा विरोध न करे। ये भी एक काम है, ये भी एक काम है, ये भी एक हकीकत है। विपक्ष को साथ भी खड़ा होना चाहिए संकट की स्थिति में। और मैं सिर्फ ये मैंने आपकी बात सुनकर और प्रियंका जी की बात सुनकर एक चीज मैं सुनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ किसी तरह ये नहीं कह रही हूँ कि जो अपील प्रधानमंत्री जी ने कर दी वो सबको लागू हो जानी चाहिए और उस पर कोई सवाल ना उठाए। अब ये देखिए ना, यहाँ विजय जी बैठे हुए हैं, मैंने अभी कहा कि जो कुछ कहा गया वो सबसे पहले विजय शर्मा जी खुद क्यों ना करें, बीजेपी के प्रवक्ता क्यों ना करें, मंत्री क्यों ना करें। कारपूल करके हमें तस्वीरें आनी चाहिए कि 4 मंत्री एक ही गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं सर, वो तस्वीर कब आएगी?
एक मंत्री निकले तो 4 गाड़ियां ना जाए, बल्कि एक गाड़ी में 4 मंत्री जाएं, ये तस्वीर आनी चाहिए बीजेपी की तरफ से विजय शर्मा जी, तब तो ये बात मानी जाएगी। यही कह रहा है विपक्ष, गलत कह रहा है क्या विजय जी? सुचरिता जी, जब प्रधानमंत्री जी देश को एड्रेस करते हैं तो वो हर व्यक्ति मानता है, 140 करोड़ लोग प्रेरित होते हैं। और इसके मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। जब मालदीव के बारे में मालदीव के लोगों ने, वहां के मंत्रियों ने, 2-3 मंत्रियों ने भारत के लिए अपशब्द कहे थे, तो प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए थे। उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी नीचे जमीन के ऊपर आ गई थी, ये प्रधानमंत्री जी मेरे कहते हैं। और भाटी जी, आपको इतनी गरीबों से तकलीफ है, विजय जी, मैं बिल्कुल बात आपकी मान रही हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, भाटी जी सुनिए, भाटी जी सुनिए, आप लोग पहले सुनिए, मैं ये कह रही हूँ आपसे, वो अपील पहले बीजेपी के मंत्री भी करें, यही बात उठ रही है डिबेट में। 1.25 करोड़ के करीब लोगों ने, सुचरिता जी बिल्कुल करेंगे, पहले हम करेंगे। यस। अरे इसमें क्या, इसमें दो राय नहीं है, सबसे पहले मानेंगे हम। अब मैं एक बार आनंद दुबे जी के पास जाऊंगी। भाटी जी, हंसने की बात नहीं है, और ये गंभीर विषय है। आप मुझे बताइए, एलपीजी सिलेंडर जिनको जरूरत नहीं थी सब्सिडी की, उन्होंने छोड़ के गरीबों के लिए छोड़ दिया, कितनी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी कोई नियम नहीं लाए, इतना देश आदर करता है प्रधानमंत्री जी का। 10 को बात। आनंद जी जरा बताइए, आनंद जी जरा बताइए, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपील की, मुझे आवाज नहीं आ रही है उनकी। आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है आवाज मेरी, मुझे लग रहा है। आनंद दुबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है वो थ्रू नहीं है, उनको आवाज प्लीज उनकी चेक कराइए जिससे मैं वापस जा सकूं। लेकिन मैं एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहती हूँ। एक तस्वीर मैं ये बताना चाहती हूँ, प्रियंका जी जरा इसको सुन लीजिए। अब यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी ने सोने की खरीद को लेकर चिंता जताई थी, और चिंता जताई थी तो आपको सुनवाती हूं कि उनका बयान क्या था। उन्होंने कहा था, यू शुड नॉट बाय गोल्ड। सुनाइए जरा। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. आर्थिक संकट से बचने के लिए अपील की थी प्रियंका जी चिदम्बरम साहब ने। उस समय कोई युद्ध नहीं चल रहा था भारत का किसी देश से। प्रियंका जी को स्क्रीन पर दीजिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही कि भाई 71 में तो युद्ध था। चिदम्बरम जी किस युद्ध की बात कर रहे थे? मैडम, डू यू नो अंग्रेजी? अंग्रेजी में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि यू शुड नॉट बाय द गोल्ड। You should resist the temptation of buying gold. इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है प्रियंका जी? Minimize the import. This is what he said. He is not said that. No ma'am, he did not say that. You should resist the temptation of buying gold. इसका हिंदी में अनुवाद होता है आप सोना ना खरीदें। Buying gold is the temptation of the Indian. 6 महीने तक, 1 साल तक, ये भी कहा। ये भी कहा। 6 महीने 1 साल तक, ये भी कहा। You should not prove that कि प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा कि चिदम्बरम जी ने कहा। नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं तो चिदम्बरम जी को की सराहना करूंगी कि अगर आर्थिक संकट था तो उन्होंने लोगों से अपील की नहीं कि सोना मत खरीदो। मैम, उन्होंने तो ये कहा आर्थिक संकट को भांपकर या आर्थिक संकट में देश ना पड़े उसके लिए अगर अपील की जाए तो ये सही है या गलत है? क्या बातें कर रही हैं आप? मुझे तो ये तो बोलने नहीं देती हैं, आप बीच बीच में बोलती रहती हैं। मैं क्या करूं मैम? जवाब आप अनुवाद भी गलत देती हैं तो मुझे टोकना पड़ेगा ना। बोलिए। कौन सा जवाब मैंने गलत दिया? अनुवाद मैम, अनुवाद, ट्रांसलेशन। अरे भाई, फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए, चलाइए। कहाँ सुनाना नहीं, आप आगे मैंने तो नहीं सुना। यू शुड नॉट बाय द गोल्ड। देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको बुरा लग गया। नहीं, आपको बुरा लग गया, लेकिन मुझे क्यों बुरा लगेगा मैम? मैं भी तो आम नागरिक हूँ, मुझे भी तो सोना खरीदने का मन करेगा। मुझे बोलेंगे अगर प्रधानमंत्री में सवाल पूछूंगी कि मैं क्यों ना खरीदूं। अरे भाई, आपकी तो मैडम चॉइस हो सकती, पर जिसके घर में शादी है उसके घर में चॉइस नहीं होती। सही बात है। सही। और मंगलसूत्र खरीदना ही होता है, ये हिंदू सनातन परंपरा का हिस्सा है जी। हाउ कुड यू से नो? ठीक है, हाउ कुड यू से नो? दूसरी चीज सुनिए, आपने कहा इंदिरा गांधी जी ने, मैं बता देती हूँ, वो 62 का किस्सा है जो भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। तो अब कौन सा युद्ध चल रहा है, आप जरा मुझे बता दीजिए। दूसरे के युद्ध में जाके जल जाइए, ये कौन सा नियम? इसीलिए मैंने आपको चिदम्बरम जी का बयान सुना है, उस समय भी कोई युद्ध नहीं चल रहा था।
भाई समय भी कोई उन्होंने युद्ध कहा नहीं चल रहा था जब उन्होंने कहा एक आर्थिक वैश्विक संकट से बचने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की थी। जिस आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है। आई हैव नॉट हियर्ड कि उन्होंने ये कहा कि भैया सोना मत खरीदो। आनंद दुबे जी आ गए हैं क्या? मुझे लगता है प्रियंका जी इज नॉट गेटिंग द पॉइंट। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या कहां से कहां पहुंच रही है। एक बार जरा मैं मिताली जी के पास भी जाऊंगी। नहीं प्रियंका जी, बड़ी क्लियर बात है, युद्ध तो चिदम्बरम जी के वित्त मंत्री रहते हुए भी नहीं चल रहा था। उन्होंने एक वैश्विक संकट के चलते लोगों से अपील की थी, यही बात मैं कह रही हूँ। आनंद दुबे जी, एक आम आदमी, मुझे नहीं पता आप सोना खरीदने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं खरीदिए अभी 1 साल तक, अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वैश्विक संकट है। तो मुझे ये बताइए, एक आम नागरिक आनंद दुबे अगर मानेगा प्रधानमंत्री जी की अपील? नमस्ते। एक आदरणीय तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं। विश्व में इस समय आर्थिक तंगी का एक दौर शुरू है। जरूर प्रधानमंत्री जी को बात कहनी चाहिए कि हाँ, हम सबको मिलजुल कर इस संकट से निकलना है। सभी स्वागत करेंगे, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? जब सेनापति अपने रथ पर बैठकर, हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा और बाकी पूरी सेना गधे पर बैठेगी, टट्टू पर बैठेगी, ये उचित नहीं है। सेनापति पहले स्वयं चलें, जमीन पर चलें। सेनापति कहें, संदेश दें कि हाँ, देश संकट में है, मैं प्रतिनिधि हूं 140 करोड़ देशवासियों का, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैंने कहा था अच्छे दिन लाऊंगा, मैंने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो देश स्वागत करेगा। देश ने थाली ताली बजाई, देश ने कोरोना के समय आपकी सारी बातें मानी, देश नोटबंदी के समय आपकी बात मानी, देश ने सारे समय आपकी बात मानी। अब आपको देश की बात सुननी चाहिए। कब तक अपने मन की बात कहेंगे? कभी आपने ये सोचा कि 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है, आज हम मई में हैं, आपने तैयारियां क्यों नहीं की? अपनी पूरी पार्टी को खपा दिया पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, असम। अब जब आपको चारों तरफ से शांति मिली है, ठीक है, मैं एक बार जरा आनंद जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस दौरान हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। पीएम के बयान पर सरकार ने एक तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने संयुक्त सचिव आईएनबी ने जारी किया है एक बयान। अब वो बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा पीएम का बयान अच्छी भावना में है। अच्छी भावना में यह बयान दिया गया। देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। पीएम के बयान पर सरकार ने किस तरह सफाई दी है और वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छी भावना में दिया गया बयान है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है देश के पास संसाधनों में। जो सप्लाई चेन्स है, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया, उन्होंने पोस्ट किया था कि सप्लाई चेन्स की कोई कमी नहीं है। और एक तरह से जो वैश्विक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है। संयुक्त सचिव आईएनबी ने भी बयान जारी किया है। पीएम का बयान अच्छी भावना में। तो ये मैं बड़ी खबर आपको बता रही थी। अब मैं एक बार जरा मिताली जी के पास जाऊंगी। आनंद जी और मिताली जी को रखिए स्क्रीन पर जरा। आनंद जी, मिताली जी जरा बताइए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं सोना मत खरीदो। 5 सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए आनंद जी, आप बोलिए बोलिए आनंद जी। मैं ये कह रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को अब करीब करीब 24 घंटे होने आ गए। पूरा देश घबराया हुआ है। सरकार को अब सामने आकर खंडन करना पड़ रहा है। हम यही तो कह रहे हैं सुचिता जी कि प्रधानमंत्री जी का लोग बहुत सम्मान करते हैं, उनके शब्दों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने डरा दिया। वो यही बात ऐसे भी कह सकते हैं कि आज देश संकट में है, सब लोग हिसाब किताब से खर्च करें, बहुत ज्यादा विदेशों में पैसे खर्च न करें, बहुत ज्यादा हो सके तो स्वावलंबी बने, बहुत सारे अपने देश की चीजों का उपयोग करें। जैसे महात्मा गांधी जी ने आजादी के समय अंग्रेजी कपड़ों को जला दिया कि नहीं पहनेंगे, वो हमारी अस्मिता का प्रतीक था, हमारे सम्मान का प्रतीक था। ऐसे कुछ कहते तो हम लोग सुनते। अब अचानक आके कहोगे सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, तेल मत चलाओ, अपने लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हो, आपके लोग 20-20 गाड़ी के काफिला से घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, गुजरात में आप जा रहे हो तो 100 गाड़ी का काफिला लेके जा रहे हो।
आप एक गाड़ी से जाते, आप साइकिल पर बैठ के जाते, आपको सुरक्षा के जो एसपी जी हैं उनका कवच कुंडल मिला हुआ सोना, है। अच्छा, हम लोग ठीक है, सब आपकी सुरक्षा में लग जाएंगे। जब सोना ना खरीदे वाली बात आनंद जी आप कहते हैं, अपने मन की बात से लोगों का दिल जीतो, लेकिन आप तो भयभीत हो गए और हमें भी भयभीत कर दिया। तो हमारा जो नहीं, आप भयभीत मत होइए आनंद जी, आप खुश अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, वैसे ही रहिए आप। और आपकी मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए मैं जरा एक बार मिताली जी के पास जाऊंगी। मिताली जी जरा बताइए, लोगों को थोड़ा समझाइए कि अगर सोना नहीं खरीदेंगे लोग तो उससे फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ा हुआ रहेगा और उससे कैसे देश की आर्थिक जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहेगी। जरा जल्दी से और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए। थैंक यू सुचारिता जी। मैंने अब सबका सुना है। हाँ। तो अब मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। जी, सबसे पहले मैं आंकड़ों से बोलना चाहूंगी। मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू पॉइंट नहीं है ना, हम आंकड़ों की बात करते हैं। हाँ। सबसे बड़ा आंकड़ा है 1400 करोड़ 1400 करोड़ पर डे हमारी सरकार आज खर्चा कर रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया पर इस वॉर का हाहाकार मचाया हुआ है। और जहां पर भी जो भी हमें ये कह रहा है कि कौन सी वॉर, कहाँ की वॉर, उनको मैं बताना चाहूंगी कि दुनिया की सारी सप्लाई चेन्स 1962, 1970 में चाहे वो लिंक्ड नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हमारी दुनिया की सारी सप्लाई चेन्स पूरी तरह से लिंक्ड हैं। इस सिचुएशन में हमारी सरकार ने 2-3 अच्छे कदम उठाए हैं। ये देखा है हमने कि एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है। एक्साइज ड्यूटी के रिडक्शन की वजह से हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लॉसेस कम हुए हैं, वो एक तरह से फंक्शन कर पा रही हैं। जो कॉमन पर्सन है ऑन द स्ट्रीट उसका जो पेट्रोल का रिटेल प्राइस है वो बढ़ा नहीं है, डीजल का रिटेल प्राइस बढ़ा नहीं है। और ये क्यों जरूरी है समझना, आप ये देखिए, डीजल ट्रक, हमारे पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को डीजल का ट्रक आज चलाता है। 70% पदार्थ इस देश में डीजल के ट्रक पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अगर यहाँ पर डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती तो हमारा जनरल इन्फ्लेशन जो आज 3.8% पर है वो 5 या 6 या उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने हमें शेल्टर करके रखा हुआ है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद जो आज एक स्टेटमेंट आया है, ये पीएम की पर्सनल अपील है, हम समझ सकते हैं कि पर्सनल अपील है, लेकिन आगे चल के सरकार के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे आपने भी कहा कि एक नीति आए हमारे सामने, प्रॉपर पॉलिसी आए, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सपोर्ट हो, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सपोर्ट हो, उसमें इस चीज का सपोर्ट हो कि हम यहाँ से आगे कैसे बढ़े। अगर आप कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए तो मेक श्योर करिए कि बस अवेलेबल है, मेट्रो अवेलेबल है। ये सिर्फ हम नहीं कह सकते कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। तो इन सब चीजों में एक इन्वेस्टमेंट प्लान मैं चाहूंगी कि सरकार इसे पॉजिटिव तरीके से देखे और हम सोलर एनर्जी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, मैं जो बता रही हूँ वो खबर हमारे स्क्रीन पर भी चल रही है, और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि सप्लाई चेन्स लगातार बनी हुई हैं, इसमें कोई कमी नहीं है और किसी तरह का कोई संकट नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील एक वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए आई है और ये बात एक फैक्ट है कि अगर आप सोने की खरीद कम होगी देश के अंदर तो फिर उससे फॉरेन जो आपका रिजर्व जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो आपका बढ़ा रहेगा वो, और उससे एक तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी। लेकिन सीधी बात यह है, अब मैं एक बार वापस भाटी जी अगर स्क्रीन पर हैं तो ले आइए उन्हें, राजकुमार भाटी जी, आनंद दुबे जी, प्रियंका जी प्लीज। मैं एक बार जरा ये बात, विजय जी आपने भी सुनी कि मिताली जी ने क्या कहा है, मैं एक बार इस बात को लेकर आगे आना चाहती हूँ कि अगर विजय जी और प्रियंका जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, ये बात अगर प्रधानमंत्री जी की अपील आई है, अब इसको लेकर अगर विपक्ष सवाल उठाएगा विजय जी, तो वो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि चुनाव के बाद क्यों ऐलान कर दिया आपने, चुनाव तक क्यों नहीं किया। अब अगर वो ये पूछेंगे तो उसमें क्या उन पर सवाल उठाया जा सकता है? सुचरिता जी, मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी याददाश्त दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको पता होगी रसायन के बारे में, उर्वरक के बारे में प्रधानमंत्री जी समय समय पर चेताते आए हैं कि उर्वरक का कम इस्तेमाल करो, जैविक खेती
आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा करो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हम ऑलरेडी लोगों को काफी पैसे की रियायत दे रहे हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक गाड़ी आप लेने जाए रिबेट मिलती है बाकायदा। तो ये अभी से नहीं है, ये काफी समय से पहले है। और सोने के बारे में भी यही कही जाती है कि सोना जो है वो कम से कम लें, क्योंकि इससे कोई बचत तो होती नहीं है। कि अगर आप कहीं और पैसा लगाएंगे, व्यवसाय में लगाएंगे, कुछ लगाएंगे तो ज्यादा होगा। तो प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं, दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कई महीने पहले भी कहा था खाद्य तेलों के बारे में कि आप अपने खाद्य तेलों के इस्तेमाल में कमी लाएं, ताकि किसी तरह की जैसे लीवर से संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारियां कम हो तथा स्वस्थ रहे और आयात भी कम हो। और आपके जैसे जितने लोग हैं उन लोगों को भैया तो ये चीजें बार बार कह हो जाएंगे क्या विजय जी? खाद्य तेल कम कर देंगे, गायब वायब। अरे प्रियंका जी मेरी, प्रियंका जी मुझे लगता है प्रियंका जी आप मुझे लगता है ना तो आप सुनते हो, ना सुनना चाहते हो, ना समझ के आते हो, ना पढ़ के आते हो। आपको पता तो है नहीं। मैंने तथ्य के साथ बता दिया। कहो तो मैं अपनी सुचरिता जी अपनी पीआर टीम को बोलिए, इनको प्रियंका जी को सुनवा दीजिए। प्रधानमंत्री समय समय पर क्या बोलते हैं? सिक्किम में सारे प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रिबेट मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिबेट देती है बाकायदा। अभी आप कहें तो आपको ले चलता हूँ, रिबेट मिलती है। तो किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है? तो आप इस तरह की बातें मत करो। ठीक है देखा है ना? ठीक है विजय जी, वो प्रियंका जी एक बार जवाब दे रही है, उनका जवाब सुन लीजिए, पहले जवाब भी सुन लीजिए प्रियंका जी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जो बयान है प्रधानमंत्री जी के, उससे आज शेयर मार्केट कितनी गिर गई है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा या निकालेगा ये आप पूछ लीजिए। आप ये बताइए, आपने चाइना का इंपोर्ट क्यों पूरी तरीके से बढ़ाते चले जा रहे हैं? अभी तो चाइना के इंपोर्ट पे पूरी छूट दे दी आपने। जब इंपोर्ट आप बढ़ाएंगे तो फॉरेन रिजर्व कम होगा या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट आप बढ़ा नहीं पा रहे, आखिर कमियां हैं कहाँ? आपने ऑयल का रिजर्व बढ़ाया नहीं, ऑयल प्रोडक्शन आपने जो है वो बढ़ाया नहीं। 27% पे हम छोड़ के गए थे, आप 13% पे आ गए। और बातें बड़ी बड़ी, नतीजा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी के अगर खुद के सवाल पूछने बैठ जाइए तो उनकी खुद की गाड़ी का डीजल पेट्रोल आपको मिल रहा है, कहाँ से मिलता, कहाँ से गैस मिलती? देखिए मेरा सीधा कहना है, एक बार रुक जाइए, एक मिनट, भाटी जी को भी ले आइए स्क्रीन पर। भाई भाटी जी किसी गंतव्य पर थे, अब जगह पर पहुंच गए। भाटी जी मैं उम्मीद कर रही हूँ आप कारपूल करके गए हैं, गाड़ी में अकेले तो नहीं थे आप, 4 लोगों को और बिठा के जाइए। देखिए ये इसलिए है क्योंकि कारपूल वैसे भी हमेशा के लिए, हमेशा ये कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, बचत के लिए अच्छा है अगर आप कारपूल करें। लेकिन भाटी जी मुझे बात बता दीजिए, अगर प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, क्या पूरी दुनिया में तेल को लेकर एक हड़कंप नहीं मचा है? क्योंकि एक युद्ध ऐसी जगह पर छेड़ गया है जहां पर तेल के कुएं हैं, तेल के रिजर्व्स हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चिदम्बरम साहब का एक बयान चलाया। उन्होंने जब सोना खरीदने के लिए अपील की कि सोना अभी रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू बाय गोल्ड, यानी कि अभी आपका मन है सोना खरीदने का तो मत खरीदिए 6 महीने 1 साल। उन्होंने भी वैश्विक संकट को भांपते हुए अपील की थी। तो अगर चिदम्बरम जी ने उस समय किया वो सही था, और सही था, तो आज प्रधानमंत्री जी गलत कैसे? सुचरिता जी, हमारी बात को ठीक से समझने का आप प्रयास कीजिए। हम इस पर ऐतराज नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री को अपील नहीं करनी चाहिए या देश के नेता को जनता से अपील नहीं करनी चाहिए। हम कहना ये चाहते हैं कि पहले खुद उस लायक हो गए, उनकी बात पे लोग विश्वास करें। महात्मा गांधी जब लंदन से आए थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे जब भारत में, तो सूट बूट पहनते थे, कोट पहनते थे, टाई लगाते थे। उन्होंने जब भारत की गरीबी देखी तो वो एक धोती में आ गए, उन्होंने कुर्ता भी पहनना बंद कर दिया। और तब लोगों से अपील की थी कि ये जो विलायत के कपड़े इन्हें मत पहनो, खादी पहनो। विलायत के कपड़ों की होली जलवाई तो जनता ने उनका विश्वास कर लिया, क्योंकि वो आदमी खुद फकीरी में आ गया था, खुद एक आधी धोती में आ गया था, लोगों को विश्वास हो गया। अब हमारे प्रधानमंत्री इतने हवाई जहाज में यात्राएं करेंगे, चुनावों में खर्च करेंगे, फिजूल खर्ची करेंगे, उनकी पार्टी विधायक खरीद के सरकार गिराएगी, और लोगों से वो नैतिकता की अपील करेंगे कि लोग ये ना खरीदें, वो ना खरीदें। पहले खुद उस पर अमल करो, पहले खुद इस लायक बनो कि आपकी बातों पे लोग विश्वास करें। आप लोग आदर्श स्थापित करो। हमारे प्रधानमंत्री कोई आदर्श स्थापित नहीं कर रहे हैं,
जो व्यक्ति दिन में 5-5 बार कपड़े बदलता हो, जो व्यक्ति इतना फैशनेबल हो, जो महंगी महंगी घड़ी, महंगे महंगे जूते, महंगी महंगी हवाई यात्राएं करता हो, वो व्यक्ति सादगी की अपील करे तो कुछ बात जमती नहीं है। इसलिए हमें ऐतराज है। जब कोरोना में के संकट से देश जूझ रहा था, तब महाराष्ट्र में विधायक खरीद खरीद सरकार गिराई जा रही थी, तब चुनाव लड़ा जा रहा था मध्य प्रदेश में। ये समझ तो आप आपके सवाल का जवाब मैं सीधे हर्षवर्धन जी से लेती हूँ। और ये मैं आपके सवाल का जवाब हर्षवर्धन जी से लेती हूँ। आपने कहा कि प्रधानमंत्री खुद एक तरह से पहले एक उदाहरण पेश करें, लेकिन जो बात आपने कही अच्छे वेशभूषा पहनते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, वो तो भाई आपके नेता भी पहनते हैं, उसमें गलती क्या है? अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आप खुद अच्छे हमेशा सफेद चमकते हुए कुर्ता पजामा पहनते हैं हमेशा, भाटी जी, इसमें क्या गलत है? मुझे और अगर एक अपील देश से की गई, आपका पॉलिटिकल पॉइंट जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है वो अलग है, लेकिन ये देश के सामने जो अपील की गई ये बिल्कुल अलग है। इस पर आप बाकी जो अगर मुद्दे मिला दे रहे हैं वो सही कैसे है? हर्षवर्धन जी अनम्यूट कर दीजिए। चुनाव दरअसल नजदीक आ गए हैं उत्तर प्रदेश के, और भाटी जी को भी तो विधानसभा लड़नी है, चुनाव जीतना है, तो उस वक्त तो उसी मोड में है, तो इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और विपक्ष के नाते ये सब करना भी चाहिए। और ये ठीक बात है कि बिल्कुल ये भी सही है कि नेता को ऐसा करना चाहिए जिससे जनता को भरोसा होने लगे, और जनता के भरोसे का एक ही पैमाना है लोकतंत्र में, दूसरा कोई पैमाना तो मैं नहीं जानता हूँ। एक ही पैमाना है कि उसको वोट मिलते हैं कि नहीं, जनता उसको चुनाव जिताती है कि नहीं। वो जिताती रही चुनाव, वो भी एक नहीं, लगातार कितने चुनाव जिताती रही है। नरेंद्र मोदी तो कोई चुनाव हारे ही नहीं 2001 से वो राजनीतिक जीवन में, तो सबसे पहले तो ये। दूसरा जो सबसे जरूरी बात है कि क्या किसी भी समय में इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जब कोविड काल आया, शायद कोई और सरकार होती तो सुचेता जी क्या बवाल होता। और भाटी जी से भी लोग फोन कर कहते कि भले ही आप चुनाव हार गए हैं लेकिन जरा 2 टीका का जुगाड़ कराइए। कोविड वैक्सीन नंबर लगकर मिली और नंबर कोविन पोर्टल पर, कोई बेईमानी नहीं हो पाई। वो छोटी बात नहीं थी, क्योंकि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है। और मैंने चूंकि अपनी पहली टिप्पणी में ही कह दिया, इसको दोहराना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि फिर भाटी जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को चूंकि वो सत्ता में, उनको पहले करना पड़ेगा। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह चिदंबरम अपील करके नहीं कर पाए, उनके यहाँ भ्रष्टाचार का आलम था, उनके यहाँ फिजूल खर्ची का आलम था। अगर सरकार उस तरह से करती नहीं दिखेगी तो जनता को भरोसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि प्रधानमंत्री हवाई जहाज में चलते हैं, तो भैया प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, वो हवाई जहाज में चलेगा ही चलेगा। हम सक्षम देश हैं और कोई वो अपील नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस समय चिदंबरम जी ने अपील की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपील की, तो उन्होंने देश हित में की, और आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो वो भी देश हित में कर रहे हैं। हमारे देश के चाहे पहले के नेता रहे हो, अभी के नेता रहे हो, मैं ये विश्वास करके चलती हूँ कि वो देश हित में फैसले ले रहे हैं। तो अगर वो फैसले लिए जाएं तो उन पर सवाल उठाने के बजाय क्या उनके आगे का एक मंशा देखने की जरूरत है, इस पर विचार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला